नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पे और इसके बाद इसके अलावा भी करंट अफेयर लिया गया है 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसका जवाब सिर्फ आप ही लोगों को देना है, चारों प्रश्नों का करंट अफेयर का। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के सेट 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए। कह रहा है कि हिंदी भाषा का जो पढ़ना लिखना है किससे शुरू करना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पे या फिर उच्च स्तर पे हिंदी शिक्षण या हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले किससे शुरुआत करनी चाहिए। पहला तो कह रहा है कि अक्षरों से, दूसरा कह रहा है शब्दों से, और तीसरा कह रहा है वाक्यों से, और चौथा कह रहा है इन सभी के साथ शिक्षण से। यानी जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा। आज का टारगेट आप लोगों का है 15 प्रश्न, यानी 20 में से आप लोगों को 15 प्रश्न करने हैं और सही करने हैं 15 को। और सभी लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जल्दी से बताइए कि 15वें का आंसर क्या होगा कि हिंदी भाषा को पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए। पहला हमारा है अक्षरों से, दूसरा है शब्दों से, तीसरा है वाक्यों से, और चौथा है इन सभी के शिक्षण के साथ। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा हमारा। तो पहले का आंसर होगा हमारा पहला, अक्षरों से। यानी जो हिंदी भाषा का शिक्षण जो होता है शुरू करने से पहले हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, तभी अक्षर का ज्ञान होगा, तभी हम शब्दों को पहचान सकते हैं, वाक्यों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आधार पे हमारा पहला सही होगा, अक्षरों से शुरू करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सभी लोग कमेंट करते जाइएगा, आंसर सभी लोगों को देना है। और 15 आज का टारगेट जो है आप लोगों का 20 में से 15 है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। यानी बच्चे जो होते हैं उनको लिखने के जो सुधारात्मक उपचार क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि अनुलेख, दूसरा प्रतिलेख, और तीसरा कह रहा है सुलेख प्रतियोगिताएं, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो दूसरे का जल्दी से बताइए क्या होगा। बच्चे जो लिखते हैं उसमें सुधार करने के लिए, उनकी गलतियां जो हों उसे अच्छे ढंग से लिखने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। पहला कह रहा है अनुलेख, दूसरा कह रहा है प्रतिलेख, तीसरा कह रहा है सुलेख प्रतियोगिताएं करानी चाहिए, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। सभी लोग कमेंट करते जाइए और अपनी जनसंख्या बढ़ा लीजिए और शेयर करते जाइए। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा आइए बारी बारी से देख लेते हैं। अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिता और उपयुक्त सही। तो हमारा दूसरे का आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं। यानी बच्चे का जो भंडारण होती है सक्रिय स्टोर, उसे किसे शब्दकोश किसे कहते हैं। यानी बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं। पहला है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हों, दूसरा कह रहा है जिन शब्दों को बच्चे जानते हों। यहाँ अर्थ जानने के लिए कह रहा है, यहाँ शब्दों को जानते हों। और तीसरा कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, यानी उनका प्रयोग करना जानते हैं। और चौथा कह रहा है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग भी करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि तीसरा का क्या होगा, बच्चे का सक्रिय शब्दकोश क्या होता है। तो तीसरे का जल्दी से बताइए। तीसरे का आंसर होगा हमारा चौथा, जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। बच्चे जो होते हैं अगर किसी शब्द का अर्थ जानते हैं तो उसका प्रयोग करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर सॉरी। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। आज हमने जो भी प्रश्न लिए हैं सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है 2020 की जुलाई 5 तारीख को जो पेपर होना है उसमें अहम हो। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है। कह रहा है निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है। तो पहला कह रहा है साहचर्य का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, और तीसरा कह रहा है अभ्यास का सिद्धांत, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा मातृभाषा का शिक्षण सिद्धांत है। मातृभाषा का शिक्षण यानी मातृभाषा जो बोली जाती है हमारे घरों में उसका सिद्धांत क्या है। पहला साहचर्य, दूसरा व्यक्तित्व भिन्नता, और तीसरा अभ्यास, और चौथा उपयुक्त सभी। तो चौथे का आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। साहचर्य के द्वारा भी बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता यानी अलग अलग जगह से जो बालक आते हैं उनमें अलग अलग मातृभाषाएं होती हैं। कहीं अवधी होती है, कहीं भोजपुरी होती है, कहीं हिंदी होती है, कहीं तेलुगु होती है। उनसे भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और अभ्यास और निरंतर अभ्यास करते, प्रयास करने से भी बालक जो होते हैं सीख जाते हैं। इस अनुसार हमारा चौथा सही होगा। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और लाइक करते जाइए, लाइक की संख्या बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पाँचवा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वर्तमान में मातृभाषा
कि शिक्षा किस विधि द्वारा दी जाती है। कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आ सकता है कि मातृभाषा की शिक्षा की किस विधि द्वारा दी जाती है वर्तमान में, यानी इस समय जो चल रही है उसमें मातृभाषा की शिक्षण विधि किससे दी जाती है। तो पहला हमारा है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा है संचार विधि द्वारा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो पांचवे का जल्दी से आंसर बताइए। प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष विधि जो होता है यानी सामने आमने सामने से दी जाती है, और अप्रत्यक्ष जो होती है ये बालक जैसे रेडियो के माध्यम से दी जाती है, और संचार ये टेलीविज़न के द्वारा दी जाती है, और चौथा है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जल्दी से बताइए पांचवे का आंसर क्या होगा। तो पांचवे का आंसर होगा हमारा चौथा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न कह रहा है कि भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है। कह रहा है भाषा का जो प्रयोगशाला है उसमें शिक्षण किस रूप में होता है, यानी भाषा पढ़ाते समय उसका जो प्रयोग किया जाता है शिक्षण के किस रूप में होता है। पहला कह रहा है व्यक्तिगत रूप में, दूसरा कह रहा है सामूहिक रूप में, तीसरा व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर। कह रहा है व्यक्तिगत रूप से। पहला देख लेते हैं, चारों को बारी बारी से देख ले रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से यानी किसी एक को, सिर्फ एक को ही देना, यानी भाषा का प्रयोग शिक्षण जो होता है सिर्फ एक पे ही करना, एक ही को सिखाना। दूसरा कह रहा है सामूहिक, दूसरा कह रहा है सामूहिक यानी सभी को एक साथ देना, और तीसरा कह रहा है तीसरा यानी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। इसमें तीसरा ही सही होगा हमारा, छठे का तीसरा। व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे हम किसी को कोई हमसे पूछ दे रहा है तो उसको हम बता दे रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत हो गया। लेकिन अगर समूह में, विद्यालय में जो होता है वो समूह के द्वारा होता है, तो उसमें सभी को दिया जाता है। तो इस आधार पर हमारा छठा का तीसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। लाइक कर दीजिए भाई साहब, सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सातवां कह रहा है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा किस माध्यम से दी जाती है। कह रहा है बेसिक यानी प्राथमिक स्तर पर, बेसिक का मतलब होता है यानी शुरुआत से, शिक्षण प्रणाली किस भाषा में, किस भाषा के किस माध्यम से दी जाती है। तो पहला कह रहा है हस्त कौशल द्वारा, तीसरा कह रहा है प्रकृति पर्यावरण, और चौथा कह रहा है सामाजिक पर्यावरण, और चौथा कह रहा है सभी। तो सातवें का जल्दी से आंसर बता दीजिए। ये सभी लोगों को बताना है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए सातवें का। तो जल्दी से बताइए बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा किस माध्यम से दी जाती है। तो जल्दी से बताइए। तो सातवें का आंसर होगा हमारा चौथा, सभी माध्यमों से। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। हस्त कौशल यानी हाथों के द्वारा दी गई, यानी जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। प्रकृति द्वारा यानी प्रकृति में हमारे आसपास जो घटित होता है उसके द्वारा सिखाना, और सामाजिक यानी समाज में जो हो रहा है, हमारे आसपास पड़ोस में जो हो रहा है उसके द्वारा सिखाना, और चौथा कह रहा है सभी। तो हमारा आंसर होगा सातवें का सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है, यानी पढ़ाते समय अभ्यास, जो बालक होता है अभ्यास करता है तो उसमें सबसे अधिक किसका महत्व दिया जाता है। पहला पढ़ने का, दूसरा लिखने का, तीसरा मौखिक वाचन का, और चौथा सभी का। तो जल्दी से बताइए आठवें, ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी प्रश्न है पेडागोजी का, हिंदी का। तो बता दीजिए। पहला है पढ़ने का, दूसरा है लिखने को, और चौथा है मौखिक वाचन को, और चौथा है सभी। तो जल्दी से बताइए आठवें का आंसर क्या होगा। तो आठवें का आंसर होगा हमारा चौथा, सभी माध्यमों से। चलिए देख लेते हैं। पढ़ने, सिर्फ अब पढ़ने से भी अभ्यास होता है, अभ्यास होता है, लिखने से भी अभ्यास होता है, और मौखिक वाचन से भी अभ्यास होता है, यानी बालक सीख सकता है। यानी पढ़ने और लिखने और मौखिक द्वारा भी बालक सीख सकता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए आठवें का हमारा चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर, देखते हैं नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नौवां कह रहा है कि गद्य पाठों के शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है कि गद्य मतलब होता है कहानी, और पद्य होता है हमारा कविता। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए, और शिक्षार्थियों की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, और चौथा कह रहा है प्राप्त समय का ध्यान रखना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो जल्दी से बताइए नौवें का आंसर क्या होगा। नौवें का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। नौवें का आंसर होगा हमारा सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का, यानी गद्य जो होता है उसमें भाषा को किस प्रकार से रखना है, लिखना कि बालक समझ सके, और दूसरा शिक्षार्थियों की क्षमता का, यानी किस स्तर के बालक हैं उस आधार पे हमें गद्य का निर्माण करना चाहिए, और चौथा प्राप्त समय का, यानी सीमित समय अवधि में, यानी हमारा जो समय है यानी पढ़ाने का निर्धारित होता है 30 से 35 मिनट या 40 से
45 मिनट का जो पीरियड होता है उसके अनुसार ही हमें गद्य शिक्षण का निर्धारण करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि सभी, तो 9वें का हमारा होगा सभी। चलिए 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है कि हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि है, यानी हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि कौन सी है। तो पहला है कहानी विधि, दूसरा है नाटक विधि, तीसरा है संवाद विधि और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिए कि 10वें का आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी है, सभी लोग बता दीजिए। हिंदी साहित्य शिक्षण का की विधि है, जल्दी से बता दीजिए। तो हमारा पहला है कहानी, दूसरा है नाटक, तीसरा है संवाद और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा 10वें का सभी, यानी उपयुक्त सभी। यानी हिंदी साहित्य शिक्षण का प्रयोग कहानी के द्वारा भी होता है, नाटक के द्वारा होता है, संवाद की। कहानी यानी जो बालक सीखे रहते हैं उसके कहानी राजा राजाओं की जैसी हो गई, यानी काल्पनिक चीज़ों से पढ़ाया जाता है। और दूसरा नाटक, यानी जो पढ़ाया गया उस पर बालकों को नाटक कराना चाहिए। संवाद बालकों के द्वारा ही कराना चाहिए जिससे बालक सीख सकें। और चौथा उपयुक्त सभी। तो हमारा चौथा सही होगा 10वें का। चलिए 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। कह रहा है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण का विकास कब होता है, यानी विकास होता है किसके द्वारा। पहला है हमारा लेखन शिक्षण के द्वारा, दूसरा है वाचन शिक्षण के द्वारा, तीसरा है दोनों ही और चौथा है कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि 11वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। लेखन के द्वारा होता है शुद्ध उच्चारण कि वाचन शिक्षण के द्वारा होता है या दोनों के द्वारा होता है। तो जल्दी से बताइए 11वें का। सभी लोग बताइए, लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक अभी तक नहीं किया है, और अपनी जनसंख्या बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो 11वें का आंसर होगा हमारा दोनों। लेखन के द्वारा ही शुद्ध उच्चारण भी हो सकता है, लिख कर भी हमें अक्षरों का ज्ञान, सही ज्ञान हो सकता है कि कहाँ कौन सा अक्षर कौन सी मात्रा लिखना चाहिए। वाचन यानी पढ़ते पढ़ते भी हमें शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं या सीख सकते हैं। इस आधार पे हमारा 11वें का दोनों सही हो, यानी तीसरा सही होगा। चलिए 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनि होती है, यानी उच्चारण की दृष्टि से हमारी ध्वनि होती है, हिंदी की ध्वनि होती है। यहाँ हिंदी की ध्वनि पूछी है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है कलाकृति ध्वनि, दूसरा है स्वरकृत भेद और चौथा तीसरा कह रहा है स्थानकृत और चौथा कह रहा है सभी। तो जल्दी से बताइए 12वें का क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। कलाकृति होगी, कलाकृति ध्वनि होगी या स्वरकृत होगी या स्थानकृत होगी यानी या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। देख लेते हैं बारी बारी से। कलाकृति यानी प्रदर्शन के द्वारा हम ध्वनियों को, जैसे अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं, उसके द्वारा ध्वनि उच्चारण की दृष्टि होती है हिंदी में। और स्वरकृति यानी हमारी जो स्वरागम जो होता है, जहाँ से हमारी कंठ, तालु, तालव्य, दंत, मूर्धा ये निकलता है, उसके द्वारा स्थानकृति किस स्थान से निकलता है, गले से निकल रहा है, जीभ से निकल रहा है या तालु से निकल रहा है या ओष्ठ के द्वारा। इसका एक सूत्र होता है KTMDO, यानी कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, यही होता है हमारा सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 13वां प्रश्न हमारा। देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 13वां प्रश्न कह रहा है मॉन्टेसरी बच्चों की नियमित भाषा शिक्षण की आयु पर शुरू करना चाहती है, यानी मॉन्टेसरी जो थी बच्चों के किस आयु सीमा पर मॉन्टेसरी पद्धति का शुरुआत करना चाहती थी। हमारा पहला है जन्म के कुछ ही दिनों बाद, यानी तीसरा है जो दूसरा हमारा है 3 वर्ष की आयु पूरी करने पे, और चौथा है 4 वर्ष की आयु पूरी करने पर, और चौथा है हमारा 5 वर्ष की आयु पूरी करने पर मॉन्टेसरी पद्धति बच्चों पे लागू करना चाहती थी। मॉन्टेसरी पद्धति जो होती थी ये विकलांग और शारीरिक अक्षमता वाले बालकों पे प्रयोग किया जाता था, यानी लागू होता था ये। और इस आधार पे हमारा तीसरा का कौन सा सही होगा। तो तीसरे का हमारा सही होगा दूसरा, यानी 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षक को हिंदी भाषा का शिक्षण किस रूप में करना चाहिए, यानी शिक्षक को हिंदी भाषा का शिक्षण किस रूप में करना चाहिए। अक्षरों द्वारा, शब्दों द्वारा, वाक्यों द्वारा, और चौथा है इन सभी के शिक्षण के द्वारा। तो 14वें का आंसर हमारा बताइए जल्दी से। तो 14वें का आंसर होगा हमारा पहला, अक्षरों के द्वारा ही। पहले बालक जो होते हैं पहले अक्षरों का ज्ञान होता है, तभी शब्दों को जानते हैं, तब उनके वाक्यों को प्रयोग करते हैं। इस आधार पे हमारा 14वें का पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न कह रहा है कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है। यहाँ पे
दृश्य साधन नहीं है, नहीं का पूछ रहा है। तो पेपर में बैठिए तो नहीं और हाँ का पहले देख लीजिएगा, तब इसके बाद क्वेश्चन को हल करिएगा। यहाँ नहीं का कह रहा है, तो कह रहा है कि श्यामपट्ट, रेखा चित्र, तीसरा कह रहा है मूक चित्र और चौथा कह रहा है रेडियो। तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर क्या होगा। तो 15वें का आंसर होगा हमारा रेडियो। रेडियो जो है दृश्य सामग्री नहीं है, साधन नहीं है। श्यामपट्ट जो होता है बालक देख सकता है, चित्ररेखा बालक देख कर करता है, देख कर खींच सकता है। और मूक चित्र यानी एकाग्र होकर उस चित्र को देख सकता है, यानी ब्लैक बोर्ड पे जो बालक पढ़ाया जा रहा है वो। और रेडियो के द्वारा सिर्फ बालक सुन सकता है। तो इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा 15वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है भाषा कक्ष में संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए। यानी जब बालक पेपर देते हैं तो जो संक्षिप्त शब्दकोश होता है, पेपर चार्ट होता है, उसे कहाँ रखा जाना चाहिए कि बालक देख सके। तो पहला हमारा है प्रत्येक सीट पर, दूसरा है एक निश्चित स्थान पर, तीसरा है स्टोर रूम में और चौथा है कहीं भी नहीं। तो जल्दी से बताइए 16वें का आंसर। बहुत ही ईजी है कि जब बालक पेपर में बैठते हैं तो उसे इस पेपर सीट को कहाँ रखना चाहिए, बालक देख सकें। इसका शब्दकोश इसी को कहते हैं। तो पहला है प्रत्येक सीट पर, दूसरा है एक निश्चित स्थान पर, तीसरा है स्टोर रूम में, चौथा है कहीं नहीं। तो हमारा आंसर होगा पहला, प्रत्येक सीट पर होना चाहिए, तभी बालक देखकर उसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए 17वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लें। और 17वां कह रहा है भाषा पुस्तक के मुख्य रूप से क्या लाभ है। कह रहा है भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से क्या लाभ है, पुस्तकालय के बारे में पूछ रहा है कि क्या लाभ हैं। तो पहला हमारा है कक्षा शिक्षण की पूर्ति के लिए, दूसरा स्वाध्याय के अवसर के लिए, तीसरा कह रहा है ये दोनों के लिए और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। 17वें का आंसर होगा हमारा दूसरा है, इन दोनों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कविता सिखाने के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला कह रहा है कि भावों का अनुभूत रहित होना, यानी आत्मविश्वास का कम होना, यानी अनुभूत रहित यानी उसमें उनका विश्वास नहीं होना था, उसका आत्मविश्वास कम होता है। और तीसरा कह रहा है भावों का अनुभूत कराना, और तीसरा कह रहा है आनंद का संचार करना, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 18वें का क्या होगा। 18वें का जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। 18वें का होगा हमारा दूसरा, दूसरा होगा भाव की अनुभूत कराना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण के सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या होता है। यानी हिंदी भाषा को सिखाने में बच्चों में रुचि उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य है, करने का नहीं है, यहाँ पे है, उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए हिंदी भाषा शिक्षण के रुचि उत्पन्न कराना है। दूसरा का जूनियर स्तर के छात्रों के मन में उत्पन्न कराना है। और तीसरा कह रहा है केवल अपने उद्देश्यों के लिए, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 19वां के जल्दी से बता दीजिए 19वां का क्या होगा। तो जब भी हम हिंदी भाषा शिक्षण का जो पाठ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर से शुरू करते हैं, जिससे बालक सीखते हुए तो जूनियर में जाएंगे तो ऑलरेडी उनमें रुचि उत्पन्न रहेगी, वो सीख सकते हैं। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा 19वां का। चलिए 20वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो अंतिम प्रश्न है। इसके बाद करेंट अफेयर लिया गया है 4। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 20वां कह रहा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। यानी भाषा सीखने के अंतर्गत भाषा का सबसे अधिक प्रबल क्या है, सुनना पढ़ना। दूसरा है केवल सुनना, तीसरा है केवल पढ़ना और चौथा है केवल लिखना। तो जल्दी से बता दीजिए, सभी लोगों को आना चाहिए, किसका गलत नहीं होना चाहिए 20वीं का। तो जल्दी से बता दीजिए हमारा क्या होगा। तो इसका होगा हमारा सुनना, पहला होगा सुनना और पढ़ना। यानी बालक सुन सकता है तभी पढ़ सकता है, नहीं सुनेगा तो पढ़ कैसे पाएगा। सिर्फ तब तो उसको ब्रेनलिपि द्वारा पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस आधार पे हमारा 20वें का पहला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की तरफ। इन चारों का करंट अफेयर जो लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी पेपरों के लिए दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ये पहला ही प्रश्न बहुत ही मजबूत है, देखते हैं क्या कहते हैं, कितने लोगों का सही होता है ये। इसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा। भारत की सबसे कम उम्र की पायलट महिला हैं, पूछ रहा है कि भारत की सबसे कम उम्र की पायलट महिला कौन सी हैं। पहला है सुनीता विलियम जिनकी उम्र थी 24 साल, किरण बेदी जिनकी उम्र थी 21 साल, और तीसरा है अनुष्का जिनकी उम्र थी 18 साल, और चौथा है आयशा अजीज जिनकी उम्र थी 16 साल। यहाँ पूछ रहा है भारत की सबसे कम उम्र की पायलट थी, उनको सर्टिफिकेट मिल गया था पायलट का। तो बताइए जल्दी से कौन है इसमें से। तो इसका आंसर होगा चौथा, आयशा अजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर करंट अफेयर के।
तो दूसरा प्रश्न है पाकिस्तान की राष्ट्रीय पशु क्या है। यहाँ पे एक प्रश्न ले लिया गया है, लेना तो नहीं चाहिए था क्योंकि जीके की दृष्टि से है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, फिर भी ले रहे हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि गेंडा, दूसरा कह रहा है मारखोर, तीसरा कह रहा है जेबरा, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका होगा, पहला होगा गेंडा, दूसरा होगा मारखोर, तीसरा कह रहा है जेबरा और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा मारखोर। ये मारखोर जो होता है ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय पशु है। दिखा दे रहे हैं कि मारखोर कैसा होता है, देख लीजिए, एक बकरे की तरह होता है, ये देखिए, ये मारखोर जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु है पाकिस्तान का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हाँ, ये आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर की। कह रहा है कि भारत की पहली नेत्रहीन IAS अफसर, नेत्रहीन IAS अफसर पूछ रहा है यहाँ पर, नेत्रहीन विशेष ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किरण बेदी, दूसरा कह रहा है रागनी पटेल, तीसरा कह रहा है प्रांजल पटेल और चौथा कह रहा है कनिष्क अटारिया। तो जल्दी से बताइए तीसरे का कि नेत्रहीन IAS अफसर कौन थे। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरे का करंट अफेयर का। 4 करंट अफेयर लिए गए हैं, इनमें से देखते हैं किसका, चारों में से किसका कितना सही होता है। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा प्रांजल पटेल, जो नेत्रहीन IAS अफसर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, ये आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा है। कौन सा प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर भी थे। यहाँ पे पूछ रहा है कौन से प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर जो थे भारतीय नोटों पर भी थे। आज तक आप लोगों ने ये प्रश्न कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन हमने ये प्रश्न आप लोगों को एक अच्छे क्वेश्चन के तौर पे रखा है। तीसरा है मनमोहन सिंह, चौथा है इंदिरा गांधी, पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी। तो जल्दी से बताइए कि किस प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर भी थे। यहाँ पे थे हैं, ख्याल रखिएगा, थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी और तीसरा है मनमोहन सिंह और चौथा है इंदिरा गांधी। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा। चौथे का आंसर होगा हमारा ये मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, इनके हस्ताक्षर जो थे हमारे भारतीय नोटों पर भी थे। भारतीय नोटों पर थे इनके हस्ताक्षर, इनके, ये पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे। इन्हीं एक ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ एक अकेले हैं जिनका हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को उत्तर नीचे दिया गया है। आज के उत्तर जो हैं हिंदी पेडागोजी के आज उत्तर दे दिए गए हैं। इन सभी को अपना जांच कर और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना किसका सही हुआ है। और सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि ये जो 4 प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं करंट अफेयर के, इसमें से किसका कितना सही हो रहा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, आशा करते हैं आज के 20 प्रश्न और करंट अफेयर के 4 प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।